बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये आपका लेक्चर नंबर 9 और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, सो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो 3 टाइप्स का होता है। मैटर के अंदर हम स्टडी करें, हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के बाद फिर हम सॉलिड, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास आ जाती हैं गैसेस। तो मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। तो ये 3 इसकी स्टेट्स हैं। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास पार्टिकल जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फर्स्ट अजम्पशन है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की, वो ये कहती है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड इसकी अजम्पशन ये हो जाएगी द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। अब वो पार्टिकल जो है बेशक सॉलिड के अंदर होते हैं या फिर गैस के अंदर होते हैं, लिक्विड के अंदर होते हैं, उसके अंदर वो हमेशा मूव करते हैं। थर्ड इसकी अजम्पशन ये हो जाएगी देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस हैं, तो इसी वजह से हमारे पास पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन की चेंजिंग की वजह से 3 तरह का मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर सॉलिड है तो उनमें स्पेसेस काफ़ी कम हैं, अगर लिक्विड है उसमें स्पेसेस सॉलिड की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हैं, अगर वो कोई भी चीज़ गैस है तो उसमें स्पेसेस और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं। फिर हमारे पास फर्दर पॉइंट ये कहता है काइनेटिक थ्योरी का कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल की तरफ जो लेकर जा रही हैं वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आईएमएफ फोर्सेस हैं, जो कि पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। फिर लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इनका ये हो जाएगा, जो हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हम हीटिंग इंक्रीज करते हैं, यानी अगर हम किसी एक सब्सटेंस को हीट करते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर हमारे पास सॉलिड हो, तो जब भी हम उसको हीट करेंगे, हीट करने से पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज करती है। अब जब हम बात करते हैं मूवमेंट इंक्रीज कर रही है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो फास्टली मूव करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई गैस का कंटेनर है, तो गैस के कंटेनर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं इस कंटेनर को, तो उसमें पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो और ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं आफ्टर हीटिंग देम। सो जब वो स्पीड के साथ मूव करेंगे तो उनके जो चांसेस हैं कि वो आपस में कोलाइड करेंगे वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। हमारे पास मैटर 3 तरह का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों में पार्टिकल्स की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती है। जैसे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की जो शेप है वो फिक्स शेप है, दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इनको कंप्रेस करना काफी डिफिकल्ट होता है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। इनकी जो मोशन है इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते क्योंकि उनके पास स्पेसेस ही बहुत कम है या ना होने के बराबर है, द स्पेसेस आर वेरी निग्लिजिबल। तो जिसकी वजह से इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन होती है, इनके पार्टिकल्स या फिर इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही लोकेशन के ऊपर वो वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। फिर इनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो बहुत कम है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। फर्दर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, लिक्विड की एक खास बात यह है कि हम जिस भी बर्तन में इसको डालते हैं, जिस भी कंटेनर में इसको डालते हैं, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लास में इंसर्ट करेंगे तो इसकी शेप ग्लास के जैसी हो जाएगी। अगर आप किसी बाउल में इंसर्ट करते हैं लिक्विड को, तो ये लिक्विड जो है वो बाउल की शेप को कंटेन कर लेता है। सो इट टेक्स द कंटेनर शेप, इट हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कॉमन है जो हमें एग्जामिनर हमसे पूछता भी है वो यही है कि दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम सॉलिड, और इसी तरह लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। जिस तरह हम कहते हैं कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, सिमिलरली वी कैन से दैट वी कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज इनके दरमियान कॉमन हो जाएंगी। फोर्सेज जो है वो इनके दरमियान मॉडरेट है, ना ही इतनी स्ट्रॉन्गर है ना ही इतनी वीकर है। इनकी जो मोशन है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग होती है, यानी हम कह सकते हैं 50%, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो स्लाइड कर जाते हैं, स्लाइड पास्ट ईच अदर, और यही प्रॉपर्टी इनको कंटेनर के अंदर इनकी जो शेप मेंटेन होती है उसमें सपोर्ट करती है। गैसेस के अंदर कोई फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम इनका फिक्स नहीं रहता क्योंकि वॉल्यूम को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो इनका वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, या फिर अगर हम प्रेशर को कम कर दें तो वॉल्यूम गैसेस का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इस वजह से हम ये कहते हैं दे हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, देयर फोर्सेस आर वेरी वीक। अब इनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस वीक ही होंगी, जाहिर बात है जब ये एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं।
तो दूर होने की वजह से इनकी जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, दे कैन मूव फ्रीली। तो इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन है, जो कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी। इनके पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, कोई किस तरफ को जा रहा है, कोई किस तरफ को जा रहा है, और इस तरह की मोशन को हम ब्राउनिनियन मोशन कहते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उनके नाम के ऊपर रखी गई थी। तो ब्राउनियन मोशन है जो कि रैंडम मोशन को कहा जाता है। तो स्पेसिंग इनके दरमियान फॉर अपार्ट है। अब फर्दर इनकी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास सॉलिड दे कीप इट्स शेप बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लॉक द पार्टिकल्स टाइटली इनटू अ रेगुलर पैटर्न। तो पार्टिकल जो है जितने भी एक खास पैटर्न के अंदर लॉक हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज नहीं होती, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉलिड के दरमियान, और यही वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। कि हमारे पास कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है जिस पॉइंट के ऊपर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा सॉलिड्स का। इसी तरह हमारे पास फ्लोइंग वाटर, water pours and flows because moderate forces keep particles together but allow them enough freedom to slide past one another। तो इनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं, लेकिन वो इतनी होती हैं कि वो पार्टिकल्स को फ्लो होने दे देती हैं। फिर फर्दर हमारे पास परफ्यूम्स हैं, जो कि गैस की एग्जांपल है कि ये स्प्रेड हो जाते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उनकी हाई होती है, वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 4 पार्टिकल्स को स्प्रेड करते हैं, यहाँ पे ये 4 पार्टिकल्स कंबाइन हैं जो कि हमने स्प्रे के इंसर्ट किए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं और यहाँ पे 0 पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, सो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, वो इस तरफ मूव करके स्प्रेड हो जाएंगे, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो हमें देखने में मिलती है। अब फर्दर हमें जो चीज़ समझनी है वो काइनेटिक एनर्जी है, कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब बेसिकली हमारे पास कोई भी मैटर है, चाहे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, वो इनिशियली रेस्ट के ऊपर है। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, हीट करने से उसके उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उनके दरमियान जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो हम यहाँ पे कहते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऑलरेडी दूर हैं, और वो आपस में और ज़्यादा फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड को हीट होने के लिए जैसे ही हीट करेंगे, लिक्विड पहले कन्वर्ट होगा गैस में, गैस में कन्वर्ट होने के बाद इनके पार्टिकल्स तभी वो फास्टली मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास लास्ट पे है सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आईएमएफ इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो इनको दूर करने के लिए पहले हमें हीट करना पड़ेगा, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, फिर ये गैस में कन्वर्ट होंगे, और फाइनली फिर ये बहुत ज़्यादा फास्टली स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी गैसेस की ज़्यादा है। ग्रेटर सेपरेशन दे हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी, कि वो ज़्यादा स्पीड के साथ दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा वो फ्री होगा, फ्रीडम होगा, उतना ही ज़्यादा वो फ्रीली आके दूसरे के साथ कोलाइड करेगा। ड्यू टू दैट कोलिजन गैसेस की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। लिक्विड वाले जो है वो पहले गैस में कन्वर्ट होंगे, फिर वो जाकर आगे फर्दर कोलाइड करेंगे। सिमिलरली जो सॉलिड्स हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करते हैं। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल, ये बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास सॉलिड जो है वो जैसे ही मेल्ट होगा, मेल्ट होने से वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड को अगर हम फ्रीज करें तो वो फ्रीज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसी तरह लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बॉइलिंग, या फिर हम इसी को कह सकते हैं इवेपोरेशन। ये दोनों प्रोसेस जो है यहाँ पे हमें देखने में आएंगे, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और गैस फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। इसको जरा यहाँ पर समराइज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। तो सॉलिड से लिक्विड जो है ये हमारे पास हो जाएगा मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में जाने को हम कहते हैं बॉइलिंग, कि हम लिक्विड को बॉईल करें या फिर इवेपोरेट करवाएं, इवेपोरेशन। गैस से लिक्विड में जाने को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
अब जैसे कि हमने गैस के पार्टिकल्स को कहा कि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, सो यहाँ पर हम कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करने लगे हैं कि सबसे पहले गैस के पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इस तरफ को जा रहा है, 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 रैंडम मूवमेंट है। जैसे ये तमाम पार्टिकल्स कोलाइड करते करते इस कोल्ड सरफेस के साथ आएंगे, ये सरफेस जो है काफ़ी कोल्ड है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा इस कोल्ड सरफेस के साथ, क्योंकि इनको हमेशा से कोल्ड सरफेस रिक्वायर्ड होती है। कोल्ड सरफेस मिल जाएगी, ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे ही कोलाइड होता होता कहीं से घूमता हुआ सेकंड पार्टिकल यहाँ पे आएगा, वो भी यहाँ पे आकर कोलाइड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। थर्ड भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये अटैचमेंट बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा कि हमारे पास ये तमाम पार्टिकल उस कोल्ड सरफेस के साथ अटैच होने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप देखते हैं कि स्टीम जो है, जब भी हम शावर लेते हैं या बात करते हैं, उस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारे पास मिरर जो है, जो कि कोल्ड सरफेस है, वहाँ पे कुछ वाटर के पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे भी कंडेंसेशन का ही एक रीज़न बनती है कि पहले एक पार्टिकल एक आकर उस सरफेस से टकराता है, फिर बाकी भी वहीं पे आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब ये हमारे पास कुछ दो कर्व्स हैं, इन कर्व्स को अगर हम देखें, हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी है दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का वाई एक्सिस के ऊपर होने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इस रेड लाइन को इंडिकेट करते हैं, जो ऑरेंज लाइन है, ये हमारे पास हो जाएंगी हीटिंग कर्व, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम हमारे पास एक्सिस के ऊपर है, हीटिंग कर्व के को अगर हम देखें, टेम्परेचर इसमें राइज होता जा रहा है। जबकि हमारे पास कूलिंग कर्व है, जिसमें टेम्परेचर ब्लू कर्व को हम कूलिंग कर्व का नाम देंगे। तो ये कर्व एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम इनिशियली कहते हैं हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो रीजन है जहाँ पे हमारे पास पार्टिकल जो है वो टोटली सॉलिड की फॉर्म के अंदर है, कोई मैटर जो है वो सॉलिड की स्टेट के अंदर है। तो ये तमाम पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक विद ईच अदर हैं, उनकी एक रैंडम तो नहीं, इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जो कि इस तरह से होगी। जैसे हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही हमारे पास दो पार्टिकल्स के दरमियान में पहली सेपरेशन होगी, वो थोड़ा सा दूर जाएंगे, अपने उस पैटर्न को छोड़ेंगे, सॉलिड के पार्ट पैटर्न को जैसे ही वो छोड़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास अचीव हो जाएगा, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। और ये वो लास्ट पॉइंट है, जब उसके अगर 100 पार्टिकल्स थे, तो जो लास्ट वाला पेयर होगा उनके दरमियान की जो फोर्सेज हैं अगर वो खत्म हो जाएंगी, तो इस चीज को हम कहते हैं ये हमारे पास वो लास्ट पॉइंट था। इस पॉइंट के ऊपर जाकर लास्ट पॉइंट, जिसके ऊपर जाकर वो लास्ट पेयर भी था, उसके दरमियान में सेपरेशन हो जाएगी, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। सो इस केस में क्या हमने क्या देखा कि जब हम इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड। तो ये जो हमारे पास फर्दर स्लांटेड लाइन होगी, इसमें हम ये कहते हैं ये लिक्विड के तौर पे बिहेव करता है। अब लिक्विड को फिर हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा। इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जहाँ पे फर्स्ट टू पार्टिकल्स के दरमियान में सेपरेशन बढ़ जाएगी और वो दो पार्टिकल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। अगर हमारे पास 100 पार्टिकल हैं, तो 99th और 100th वाला जो पार्टिकल होगा, इस पॉइंट के ऊपर जाकर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इससे फर्दर जो स्लांटेड लाइन है, इसके अंदर जो चीज़ हमारे पास बनी है दैट इज गैस, उसमें गैस में कन्वर्जन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दो एक स्ट्रेट लाइंस आती हैं जिसमें ग्रेडियंट जीरो है, ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का रीजन है, मेल्टिंग पॉइंट रीजन, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का रीजन है, तो जिसमें हमारे पास एक लिक्विड जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब इनिशियली अब हम देखते हैं कूलिंग कर्व को। कूलिंग कर्व के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होगी दैट मस्ट बी अ गैस। गैस को कूल करते हैं, तो ये वो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे गैस के दो पार्टिकल्स कंबाइन होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे 99 और 100th पार्टिकल भी आपस में कंबाइन होके कंप्लीटली तौर पे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है ये हमारे पास कंडेंसेशन का रीजन है, जिसमें कंडेंसेशन हो रही है। फिर ये स्लैंटेड लाइन अगेन लिक्विड को इंडिकेट करती है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लिक्विड को कूल करते हैं, उसको हम उससे हीट निकाल रहे होते हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। और ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे 99th और 100th पार्टिकल भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको रीजन को हम फ्रीजिंग रीजन का नाम दे सकते हैं, ये फ्रीजिंग रीजन है। फिर लास्टली हमारे पास आ जाएगा ये वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा उसका, क्योंकि हम उसको कूल करते जा रहे हैं। तो जब कूल करेंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस होता है। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हीट और थर्मल एनर्जी बेसिकली सेम चीजें हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है।
इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज़ अ फिजिकल लिमिट टू नो हाउ कोल्ड मैटर कैन गेट, कि कोई भी मैटर कितना कोल्ड या कितना हॉट है। डिग्री ऑफ मेजरमेंट जो है ये हमारे पास टेम्परेचर होता है। सो टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको मेजर किया जाता है केल्विन में। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू सेल्सियस में गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 273 में, हम उस वैल्यू को ऐड करते हैं सेल्सियस की, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। क्योंकि इसका जो एसआई यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल ने यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि ग्लोबली यूज किया जाएगा, वो हमारे पास केल्विन है। फर्दर हम इसको आम रूटीन में सेल्सियस में मेजर भी करते हैं, तो सेल्सियस का यूनिट हो जाएगा, इसको हम 1 कहते हैं, ये हमारे पास सेकंड यूनिट है सेल्सियस। थर्ड हमारे पास है फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास 27 वैल्यू दी जाए, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, 27 प्लस 273 300 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, 9/5 सेल्सियस की जो भी वैल्यू जैसे 27 है वो यहाँ लिखेंगे, प्लस 32 इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट के अंदर आंसर आ जाएगा। या इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, 9/5 इंटू सी, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम 32 में ऐड करेंगे, तो उससे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इन फ़ारेनहाइट। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि सेल्सियस को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, या सेल्सियस को किस तरह से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात रह जाती है कि केल्विन को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में, क्योंकि सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट कर दिया, सेल्सियस को इसमें कर दिया। अगर आपके पास वैल्यू ही केल्विन के अंदर हो, फिर हम क्या करेंगे, हम पहले केल्विन से जाएंगे सेल्सियस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आती है 310 केल्विन, तो 310 से सेल्सियस में जब जाएंगे 273 माइनस कर दें तो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। 37 को हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास फ़ारेनहाइट में रीडिंग आ जाएगी। तो सिमिलरली हम फ़ारेनहाइट से पहले सेल्सियस में जा सकते हैं, सेल्सियस से हम केल्विन में जा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं। प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ बिलियन ऑफ कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल। गैसेस के अंदर हम ये देखते हैं, प्रेशर इजंट अ स्टैटिक वेट, इट इज अ वायलेंट कंटिन्यूअस किनेटिक बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल अगेंस्ट द सरफेस। कि जब भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, रैंडम मोशन के अंदर मूव करते हैं, वो हमारी जो कंटेनर की वॉल्स होंगी, इनको क्योंकि हमने कंटेनर में क्लोज करना है, किसी सिलेंडर में क्लोज करेंगे गैस को, तो जैसे ही उसकी वो जो वॉल्स होंगी कंटेनर की, सिलेंडर की, पार्टिकल्स उस वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। जैसे जैसे वो कोलाइड करते जाएंगे वो एक प्रेशर प्रोड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि वो एक एरिया के ऊपर जाकर टकराते हैं, उन पार्टिकल्स का भी एक एरिया होगा, वो एक फोर्स वहां जाके फोर्स के साथ वहां पे वो कोलाइड करते हैं। तो जिस वजह से हम ये देखते हैं कि वहां पे प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वही प्रेशर जो है वो फर्दर आगे जाकर हमारी जो कैलकुलेशन है उसको अफेक्ट करता है। अब जैसे हम यहाँ पे कहते हैं इनिशियली जैसे जैसे हम अगर, तो ये तीन चीजें हैं, अगर हम इसको समराइज करें पी वी टी, हम यहाँ पे अगर दो चीजों को स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रिलेशन देखना चाहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे। लेकिन अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखना चाहते हैं तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे। तो तीन क्वांटिटीज में से जब हम दो को स्टडी करेंगे, दो का रिलेशन देखेंगे, तो थर्ड को ऑटोमेटिकली हमने कांस्टेंट रखना है, ताकि हम इसका जो चेंज है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज हम देख रहे हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर है, कि जैसे ही हम इस कूल कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये ऑलरेडी इसका टेम्परेचर जो है वो कूल है, तो इट मींस ये डेफिनेटली रूम टेम्परेचर से भी बिलो हो जाएगा। रूम टेम्परेचर हमारे पास 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे नीचे हम ये कहते हैं ये पार्टिकल 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, हमने इनको हीट दी, पार्टिकल्स को हीट करते हैं, वो और ज्यादा कोलाइडली टकराते हैं, और इनकी कोलिजन की वजह से पार्टिकल जो हैं और ज्यादा फोर्स उस वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर जाकर वो लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो अब ज्यादा फोर्स के साथ वॉल के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स हैं, यानी वो कितनी दफा टकराते हैं, वो भी इंक्रीज करेंगे। इस इंक्रीज के बाद हम देखेंगे कि फर्दर हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड रिलेशन जब हम यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम को, तो हम प्रेशर को क्या रखेंगे, प्रेशर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन जो है वो बढ़ जाएंगे। पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन बढ़ेंगे तो वो ज्यादा फोर्सफुली कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो उस केस में हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एक्सपैंड करेगा, इसका जो पिस्टन है, ये सारा हमारे पास पिस्टन है जो इसकी क्लोजिंग है कंटेनर की,
ये अपवर्ड मूव करेगा, यानी एक्सपेंशन होने देगा। तो जब फोर्स जो है वो इसको पुश करेगी, द फोर्स पुशेस द पिस्टन आउटवर्ड विच इंक्रीज द वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर इक्वलाइज, कि जब तक प्रेशर जो है वो प्रेशर के यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही रखा गया। तो जैसे जैसे हम प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो ये दो रिलेशन हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास बॉयल्स लॉ है जो कि इनवर्स रिलेशन को इंडिकेट करता है कि जब हम यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर को देख रहे हैं तो इट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इनिशियली कहते हैं कि हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। जैसे ही हमने इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया, पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो डेफिनेटली पार्टिकल दूसरे के करीब आएंगे। जब वो करीब आएंगे तो एक दूसरे के करीब आने की वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड और ज्यादा करेंगे। पार्टिकल्स कोलाइड विद वॉल्स मच मोर फ्रीक्वेंटली, तो उनके कोलिजन बढ़ जाएंगे क्योंकि उनका डिस्टेंस कम हो चुका है। पहले एक ने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना था, काफी लंबा डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, वो वॉल्स बिल्कुल पास आ चुकी है। जब वो कोलाइड करेगा तो उस केस में प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो इस केस में हम यहाँ पे कहते हैं वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं पिस्टन की मदद से। पिस्टन को हमने बॉटम उसको पुल करवाया, उससे फिर हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल तीन चीजें हमने स्टडी की हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड हमने रिलेशन पढ़ा है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीन चीजें अभी हमने रिसेंटली स्टडी कर ली हैं, इसका ही यूज आगे हम करेंगे। सो बॉयल्स लॉ का जो कर्व होती है, जो कि हम कहते हैं प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू K, क्योंकि ये कांस्टेंट है। P2 V2 विल बी आल्सो कांस्टेंट, तो इन दोनों को इक्वल लिखें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। इसमें y एक्सिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है, वॉल्यूम जो है हमारे पास x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि रिवर्सली रिलेशन है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनती है। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल कर्व नजर आ जाएगी ग्राफ के अंदर, अक्सर ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपकी बॉयल्स लॉ या प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को डिस्क्राइब करेगी। तो फर्दर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको देखते हैं। The diagram represents gas particle moving around in a sealed container. The gas particle collide with the walls of the container. पार्टिकल जो है कोलाइड करें, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। व्हाट हैपन टू द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल एंड व्हाट हैपन टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय द गैस पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, उनके कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। जब वो स्पीड से मूव करते हैं तो उनके नंबर ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो बी पार्ट हमारे पास यहाँ पे ठीक हो जाएगा। A fixed mass of air is trapped inside a cylinder fitted with a movable piston. The piston is slowly pushed in. पिस्टन को हम पुश इन करते हैं। व्हाट हैपन टू द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप एयर। अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। सो जिस वजह से हम इसको चेंज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। सी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा। ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इन विच स्टेट ऑफ द मैटर इज ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व्ड। तो हमारे पास ब्राउनियन मोशन जो है ये हमें नजर आती है गैसेस और लिक्विड्स के केस में ही नजर आती है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड के दरमियान तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते, स्पेसेस ही नहीं होती। Diagram 1 shows apparatus being used to observe smoke particle. Diagram 2 shows how a smoke particle move randomly. What do the smoke particle move randomly? तो particle move क्यों कर रहे हैं? They are hit by air particles. Definitely जब वो air particles के साथ collide करेगा उसकी direction change होती जाएगी। Smoke का particle जैसे ही निकलेगा तो उसके collision होता रहेगा, जिसकी वजह से वो different direction में move करेगा। How is temperature in degree Celsius converted to temperature in Kelvin? तो डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको आज ही बताया कि हमारे पास इसका मेथड क्या है। हम 273 को ऐड कर देते हैं तो हम उसकी जो वैल्यू है वो केल्विन में हासिल कर लेते हैं, अगर हमें सेल्सियस में वैल्यू दी हो। इन विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर एट द टेम्परेचर शोन। तो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ वाटर, वाटर कहाँ पे है, 250 केल्विन, 300 केल्विन। ओके, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्सियस में, और सेल्सियस में अगर हम देखें तो हमारे पास 400 केल्विन जो है ये बेसिकली बनता है 127 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास बनेगा 50 और 27 77 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 250 केल्विन का मतलब ये है
कि -23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब वाटर को अगर हम देखें, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज हो जाता है और वाटर 100 के ऊपर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो इट मीन्स कि 127 के ऊपर उसको क्या होना चाहिए, 127 के ऊपर उसको गैस होना चाहिए, क्योंकि वो इस रीजन के अंदर लिक्विड रहता है। 0 से 100 के दरमियान में उसको लिक्विड होना पड़ेगा, यानी हमारे पास ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो लिक्विड होनी चाहिए, और 0 से पीछे -23 पे उसको सॉलिड होना चाहिए, और ये हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाएगा। What why a gas can be compressed easily into a smaller volume? The particles are far apart. The particles do not attract each other. The particles move randomly. The volume of each particle can be reduced. Particle का volume तो reduce नहीं कर सकते, particle क्योंकि far apart होते हैं, तो उनको हम कंप्रेस करेंगे। सो उस केस में ये बी पे हम जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो वो अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे होते। द डायग्राम शोज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन इनसाइड अ सिलेंडर। द एयर इनसाइड द सिलेंडर इज हीटेड, द पिस्टन मूव्स इन द डायरेक्शन शोन। Which statement about the air inside the cylinder is correct? The temperature and volume increases at a constant pressure. Uh, the air inside the cylinder is heated. हम एयर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। A student investigates the relationship between the pressure of a gas and its volume at constant temperature. He record his result in the table. So reading 1 हमारे पास आती है प्रेशर 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम 24। फिर हमारे पास प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बाद में उसने बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर के साथ अगर 24 है, 7.4 पे 32 है, प्रेशर कम करता है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर प्रेशर खुद बढ़ जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट? ये हमेशा से कंक्लूड क्या करना है, प्रेशर वॉल्यूम दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन होते हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस में द प्रेशर इंक्रीजेस, ये पार्ट इसका ठीक हो जाएगा। Gases, liquid and solid are made up of small particles, which gives the relation relative separation of the particles. Gases में particle far apart होते हैं, close together, solid, close together। gases में ये हम B पे जाएंगे, particles far apart और solid में close together होते हैं। Four students describe the phrase absolute zero during a lesson on a particle model. Which state student is correct? This is the lowest possible temperature, definitely। ये हमारे पास lowest possible temperature होता है। आई थिंक शायद ये मैं बताना भूल गया हूँ। अगर हम इसको ऊपर जाकर देखें, हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो जो है, दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर पार्टिकल जो है मूव करना छोड़ देते हैं, वो पार्टिकल मूव नहीं करते। So ये रहा absolute zero, the lowest possible temperature where particles have the least possible kinetic energy and minimal motion, के पार्टिकल मूव करना ही छोड़ देते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत कम होती है और वहाँ पे जाकर वो फ्रीज हो चुके होते हैं ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट हम P2 के कुछ MCQs देखते हैं ताकि हम इसको वाइंड अप करें। बाकी पास्ट पेपर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए एक अलग से सीरीज इंशाल्लाह बनाएंगे ताकि वो आपको हेल्प कर सके। Figure 5.1 shows a metal box. The in the box is that room temperature 20 degrees Celsius. Air cannot leave or enter the box. Describe the motion, separation, arrangement of the air particle in the metal box. तो air क्या है? एक air gas है। तो gas के अंदर particles they are moving randomly, they are moving freely, they collide with the walls of the container. They have very weak intermolecular forces. इस तरह की properties हैं वो हमने gas की यहाँ पे बता देनी है। They have no fixed volume. They cannot be compressed easily. A student puts the box in a freezer. The temperature of the air in the box decreases. फ्रीजर में रखेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल इन द बॉक्स व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है अ सील ग्लास बोतल कंटेन एयर, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 21 डिग्री सेल्सियस। तो एयर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एयर इन केल्विन। 21 को केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 में, अगर हम इसको ऐड कर दें 273 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 294 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द बोतल डिक्रीजेस टू 14 डिग्री सेल्सियस। तो एयर का टेम्परेचर कम कर दिया है, तो इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगी। वही कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है कि पार्टिकल्स विल combine to the cold surface, they will start to attract each other, they will start to combine with each other, as a result they will start to convert into a liquid stream, या लिक्विड की फॉर्म में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। गैस पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बतानी है, उनकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन होती है, दे आर फर्दर अपार्ट, और उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। फिगर 5.1 shows some gas in a container with a piston. The piston can move into the container. A force of 30 Newton pushes the piston into the container of a distance 0.18 meter.
कैलकुलेट द वर्क डन बाय 30 न्यूटन फोर्स, कितना वर्क डन इसने किया होगा 30 इंटू 0.18 अगर हम करें, सो हमारे पास इससे वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 0.18, 18 को कन्वर्ट करते हैं 100 में, 18 3 आर 540 ओवर 100, तो 5.4 जूल की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी होगी। So when the piston move into the container, the temperature of the gas does not change. Describe, explain any change in the pressure on the walls of the container. पिस्टन को मूव करते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जैसे ही पिस्टन को इन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। सो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो हम यहाँ पे कहेंगे पार्टिकल विल स्टार्ट टू क्लोज ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, पार्टिकल्स करीब आएंगे, दे विल collide frequently with the walls of the container. As a result, the pressure will increase. सो इसको यहीं तक करते हैं हम, बाकी इंशाल्लाह जो पास्ट पेपर्स होंगे उसके अलग से एक सीरीज़ जो है वो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।